हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी के लिए हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आप सबको पता है कि हमने पिछले वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके हैं, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ये सभी इनके आंसर देख लिए थे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन जो है हमें सॉल्यूशन के साथ देखने थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो वीडियोज़ होते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि 13 सितंबर को आपका पेपर कल के दिन होने वाला है। तो हिंदी के लिए जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कर लीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना चैनल पे जाके। ठीक है, संधि के प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, ये मैंने सब बता दिया आपको आंसर। यदि आप चाहते हैं तो उसको पिछले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ ऊपर से। कमानी है, क्या है कमानी? एक महाकाव्य। ठीक है, जो अपनी किस्म में सजते हैं उन्हें शायरी कहा जाता है। ठीक है, झूरी के साले का नाम गया था। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा समानतुक वाला शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए लास्ट वाला ऑप्शन था, जो कि पिछले वीडियो में हम सब देख चुके हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। हड्डी शब्द के लिए एक अन्य शब्द हमने अड़ियल देखा था। ठीक है, अड़ियल। उसके बाद मृतिका शब्द का तत्सम मिट्टी होता है। ठीक है, मिट्टी। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम है इसरो। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में, वाराणसी के। वीर रस का स्थापना उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। झूरी काची के बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़े में देखिए 2 बैलों की कथा से मुंशी प्रेमचंद मैच कर लेंगे, इन्होंने लिखा है इसको। वाक्यम रसात्मक काव्य में ये परिभाषा रस की है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। रात का तत्सम रात्रि होता है, लिहाजा की वो राहुल शंकरत्यायन ने लिखा है। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेड्डी ने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, उनकी ये आत्मकथा है। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाती है। देखिए सत्य सत्य में देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं शब्द के आगे यानी पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, सही हो जाएगा सत्य है। ठीक है, मुँह की खाना, मुहावरे का अर्थ मुँह से खाना ही गलत है। ठीक है, क्योंकि हार जाना होता है। हेलन केरल ने 3 बार विश्व भ्रमण किया, ये सत्य है। विमल शब्द का अर्थ मल रहित होता है, सत्य है। महाकाव्य में 1 सर्ग होता है, गलत है। 7 या 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, 7 तो होने ही चाहिए। 2 बैलों की कथा में गधे का छोटा भाई बैल कहा गया, ये सत्य है। ठीक है, इस प्रकार सत्य सत्य हो जाते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इसके मैं पिछले वीडियो में आंसर बता चुका हूँ। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। ठीक है, सुमित्र नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। गिरी शब्द के 2 पर्यायवाची तो मैं बता चुका हूँ, पहाड़ और धराधर। ठीक है, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, लिखिए। तो दोनों ही एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उनमें गहरी दोस्ती थी। ईद का चांद होना के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, मनपसंद कविता की 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो मनपसंद कविता जो भी आपको अच्छी लगती है कविता, उसकी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने क्या खोज की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम की खोज करी थी। ठीक है, गति के नियम की खोज और गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 6 से हमें आंसर देखने थे। प्रश्न 6 से तो अब हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बाकी से भी बता चुका था। जो लोग नहीं देखी इसलिए उनके लिए मैंने बता दिया। तो चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न के शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिखिए। शुद्ध वर्तनी मतलब इनको शुद्ध करके लिखना है। ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। उज्ज्वल लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है? ये गलत लिखा है। आशीर्वाद गलत लिखा है। पर्यायवाची कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर तो वैसे इसमें सही लिखा है। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे सही लिखते हैं। देखिए सभी के आंसर मैं बताऊंगा आपको आंसर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें दोनों ही जा आधे आधे बने रहते हैं। ठीक है, उज्ज्वल। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है, पर्यायवाची इस प्रकार से। कंप्यूटर तो सही लिखा था उसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हमारा, कौन सा है प्रश्न? देशज शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देशज शब्द को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रश्न अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखिए। ठीक है, तो 7 तक आप देख लीजिए। प्रश्न 7 और 8 भी देख लीजिए। निम्न के शब्दों की संधि लिखिए, निम्न के शब्दों के विलोम लिखिए। तो प्रश्न 8 तक हम देख लेते हैं आंसर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 6 जो था हमारा, ठीक है, देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द हमसे पूछा क्या होते हैं? तो वे शब्द जिसकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम लोटा बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं, डोंगा डिबिया। तो ये सब क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। आमतौर पर पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन प्रचलन में होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न 6। प्रश्न 7 हमसे पूछा गया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए
किस प्रकार फायदेमंद है लिखना है। तो देखिए पेड़ पौधे हमारे पारिस्थितिक तंत्र का अनिवार्य हिस्सा है और मनुष्य और पर्यावरण को कई लाभ प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन करने से लेकर वायु प्रदूषण को कम करने, ठीक है, वन्य जीवन के लिए भोजन आश्रय प्रदान करना, ठीक है, हमें भोजन प्राप्त होता है पेड़ों से, हमें हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन में अथवा पूछा गया था कि कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जैसे कि तालाब दिया गया है, चिड़िया दिया गया है, पहाड़ दिया गया है, इनको देख कर आपको एक कविता बनाना है, ठीक है। जिस प्रकार से आप बना सकते हैं, सभी जानवर चले जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे, तालाब के किनारे चिड़िया आई फिर कमल को खिलाने। तो ये कविता बन गई, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या था कि इसमें देखिए 8वां क्वेश्चन में है 2 शब्दों को मिलाकर आपको संधि करनी है उसमें, ठीक है। तो तथा प्लस ऐप, तो तथा इसमें बन जाएगा, ठीक है, संधि तथा हो जाएगी। पो प्लस अक पावक बन जाएगा, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन अथवा वाला है, इसमें ईमानदार, इसमें आपको शब्द दिया गया है ईमानदार, इसका विलोम लिखना है, तो इसका हो जाएगा बेईमान, ठीक है। हानि का हो जाएगा लाभ। तो यह प्रश्न 8 भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न 8 हो जाते हैं। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9 है यहाँ पर, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, ठीक है। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 10 है कारक किसे कहते हैं, और प्रश्न 10 का अथवा है विशेषण किसे कहते हैं। चलिए इनके हम चारों के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर 9 है हमारा, ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों नाम दिया गया है। तो देखिए उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार, सामाजिक समरसता आदि के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया गया है। प्रश्न 9 का आंसर इस प्रकार से आप कर लेंगे। अब 9 का अथवा देखिए, प्रश्न 9 है जो हमारा, इसका अथवा देखिए, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो नई कविता की 2 विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। दूसरी विशेषता है प्रयोगों में नवीनता। तो यदि आप केवल हेडिंग भी लिखे आएंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक हेडिंग इसको लिख देना है, और जो नीले कलर में आपको दिख रही हेडिंग्स, इसको भी लेके आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब 9वीं का हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, हमारा पूछा गया था कि कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, ठीक है, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कारक की परिभाषा है, इसको अच्छे से याद रखिए। 10वीं का अथवा था, इसमें पूछा गया है विशेषण की परिभाषा लिखनी है आपको। तो विशेषण क्या होता है, तो बे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो भी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहते हैं। जैसे कि नीला आकाश, ठीक है, छोटी लड़की, तो लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो छोटी इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दुबला आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहे हैं कि वो दुबला है, तो इसमें दुबला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विशेषण हैं, कुछ शब्द हैं जैसे, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 10 तक कंप्लीट। अब 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दृष्टिकोण शब्द को परिभाषित कीजिए, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। प्रश्न 12 है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए और 2 बैलों की कथा में बैलों की गहरी दोस्ती थी समझाइए, ठीक है। तो ये चारों प्रश्न, इनके भी हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न 11 है, इसमें पूछा है दृष्टिकोण का मतलब, दृष्टिकोण क्या होता है। तो दृष्टिकोण का मतलब देखिए, किसी बात या विषय को किसी खास पहलू से देखने विचारने का ढंग या वृत्त या नज़रिया, ठीक है। किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को, किसी भी विषय को हम कैसे देख रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, वो दृष्टिकोण होता है, ठीक है। उसको विचारने का, देखने का ढंग, ठीक है, नज़रिया, वो होता है दृष्टिकोण। इसको याद रखना आपको, अच्छे से इनको याद कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न 11 का अथवा देखिए, एकांकी की कोई विशेषता लिखना है। एकांकी क्या होता है, एकांकी में एक ही घटना या जीवन की एक ही संवेदना रहनी चाहिए, एक तो विशेषता ये है। कथा में यथार्थ का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण हो, साथ ही वह जीवन के निकट प्रतीत हो। तो ये एकांकी की 2 विशेषताएं, इनको याद रखिए। 12वां क्वेश्चन है, इसमें 12वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ पर है निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, ठीक है, ये सभी हैं। आलोचना, ये हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। यानी कि जो गद्य लिखा जाता है वो इन विधाओं में लिखा जाता है, निबंध में, नाटक में, कहानी में, एकांकी में, उपन्यास में, ठीक है। प्रश्न 12 का अथवा देखिए, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसको हम कैसे बता सकते हैं। देखिए हीरा और मोती 2 बैल थे, दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने का चेष्टा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि उनमें गहरी दोस्ती थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न 12 तक हमारे कंप्लीट हुए। अब हम प्रश्न 13 देखते हैं। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए, ये क्वेश्चन है एक, और राहुल शंकरत्यायन की 2 रचनाएं। तो प्रेमचंद का आप 2 रचनाएं भी कर लीजिए उनकी, और
भाषा शैली भी कर लीजिए और साहित्य में स्थान, ठीक है। इसमें केवल साहित्य में स्थान दिया गया है, तो आप उनको भी याद करके रखें। हो सकता है कभी रचनाएं पूछ ले तो बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। राहुल शंकरत्यायन की 2 रचनाएं लिखते हो भाषा शैली, ठीक है। तो कभी परिचय इन दोनों में से किसी का आ सकता है, अच्छे से इनको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर और छायावाद की 2 विशेषताएं। देखिए आपके पेपर जो है सेट्स में आ रहे हैं, किसी सेट्स में कोई क्वेश्चन रहे किसी सेट में, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए 13वां 14वां क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को इनके हम देख लेते हैं, ठीक है। इनके आंसर हम देख लेते हैं, चलिए। तो देखिए प्रश्न 13 में है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। वे युग प्रवर्तक कहानीकार होने के साथ साथ ही नए कहानीकारों में भी अपना विशेष स्थान रखते हैं। आधुनिक साहित्य जगत में कहानी कला को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले कथाकारों में भी अग्रणी हैं। तो ये उनका साहित्य में स्थान हो जाएगा प्रेमचंद जी का। उनकी रचनाएं आप लोग बहुत सारी रचनाएं हैं। बड़े घर की बेटी मैं आपको बता देता हूँ, पहली एक बड़े घर की बेटी, ठीक है, ये उनकी कहानी है, बड़े घर की बेटी। और कई सारी उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि एक और है, ठीक है, एक तो बड़े घर की बेटी है, ठीक है, और ईदगाह है उनकी रचना है, ठीक है। तो काफ़ी सारी रचना है, 2 आप याद रखें। उसके बाद प्रश्न 13 का अथवा देखिए प्रश्न 13 में क्या है, राहुल शंकरत्यायन, ठीक है, राहुल शंकरत्यायन की रचनाएं और उनकी भाषा शैली। तो उनकी रचनाएं देखिए लंका तिब्बत यात्रा, ये 2 रचनाएं हो जाएंगी उनकी। राहुल जी की भाषा शैली में कोई बनावटी साहित्य रचना का प्रयास नहीं है, सामान्यतः संस्कृत निष्ठ परंतु सरल और परिष्कृत भाषा को इन्होंने अपनाया है। ना तो संस्कृत के क्लिष्ट या समास युक्त शब्दों को इन्होंने प्रशय दिया है और ना ही लंबे लंबे वाक्यों को। तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उनकी भाषा शैली हो जाएगी और इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद 15वां है, निपात शब्द और संधि की परिभाषा, ठीक है। और प्रश्न 16 है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। और उसके बाद 2 बैलों की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। और प्रश्न 17 भी आप देख लीजिए, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नाव पर क्या क्या होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, लाइन से हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न हमारा 14 था, जिसमें मुहावरे लोकोक्ति में अंतर पूछा है। तो देखिए आप मुहावरे लोकोक्ति में अंतर इस प्रकार से हो जाएगा, मुहावरा इस प्रकार से डाल लेंगे, लोकोक्तियाँ डाल लेंगे। मुहावरे संक्षिप्त होते हैं, लोकोक्तियाँ विस्तृत होती हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियाँ वाक्य के रूप में होती हैं। मुहावरे लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं और लोकोक्ति में अभिध्यार्थ को महत्व दिया जाता है। मुहावरे गद्य में होते हैं, लोकोक्तियाँ गद्य में पद दोनों में होती हैं। तो ये 4 आप कर लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो 4 में से आप कोई 3 जरूर लिख दें, इससे आपको 2 नंबर का प्रश्न तो मिल ही जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, छायावाद की 2 विशेषताएं, ठीक है। छायावाद की विशेषताएं हमसे पूछी गई प्रश्न 14 के अथवा में। तो देखिए व्यक्तिवाद की प्रधानता एक तो ये है, इसके अंदर का आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है, केवल आप इतना लिख देंगे तो नंबर मिलेगा। व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण, ये विशेषता है। उसके बाद देखिए प्रश्न 15 है, निपात की परिभाषा। निपात की परिभाषा आपको लिखनी है। तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ही निपात हो जाएगा, जहाँ पर अतिरिक्त भार हम देते हैं, ठीक है। जैसे कि तक मत क्या हाँ भी केवल जी नहीं ना काश, ठीक है, तुमने तो हद कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, उदाहरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुछ उदाहरण लिख सकते हैं जैसे ही भी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 15 का अथवा है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है संधि क्या होती है, ठीक है। संधि और प्रकार भी पूछे। तो देखिए 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है, परिवर्तन या विकार। जैसे हमने 2 वर्ड मिलाए थे, पाप, ठीक है, प्लस अक, पौ प्लस अक, ठीक है, तो पावक बन गया था, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम बनाएंगे विद्याधन आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय हमने बनाया तो यह बन गया विद्यालय। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ पर 2 वर्ड हमने मिलाए, 2 वर्ड हमने मिलाए। यहाँ पर देखिए ये बड़ा मिलके, ये दोनों वर्ड मिलके बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड मिल रहे हैं, उससे क्या विकार उत्पन्न हो जाता है, ये क्या होता है, संधि होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। तो आपसे कभी पूछ ले कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको हमेशा 3 बताना है कि 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 16 का उत्तर देखिए। प्रश्न 16 है, कांजी हाउस में गैर कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ऐसा क्वेश्चन है। तो
कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी, इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। ठीक है, तो प्रश्न 16 हो जाएगा। प्रश्न 16 का अथवा देखिए हमारा क्वेश्चन था पेपर में, दो बैलों की कथा पाठ का सारांश लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर, परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है, लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने के कारण वे दोनों बैल वहाँ से भागकर अपने असली मालिक के पास आ जाते हैं। तो ये सारांश लिख दिया। प्रश्न 17 हमसे पूछा गया था, गोलंबर के पास रखी जनसंपर्क की गाड़ी क्या कर रही थी। तो गोलंबर के पास जनसंपर्क की जो गाड़ी थी वो लाउड स्पीकर के द्वारा बाढ़ के खतरे से सावधान करने के लिए घोषणाएं दे रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न 17। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, प्रश्न 17 तक हमने आंसर देख लिए हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न 17 तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो आगे के बचे हुए हैं ये पार्ट 3 में हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनके आंसर मैं आपको पार्ट 3 में जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए स्थानांतरित प्रमाण पत्र है और अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसके भी आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर एक निबंध है, तो निबंध भी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग कर सकते हैं तो जल्द से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के जो पेपर हैं उनके लिए अच्छे से वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों में, इस वीडियो को जरूर सेंड कर देना। साथ ही टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।